हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहां पर हमने नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप में फैला उसके बारे में देखा था और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी कुछ देखा था हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे थोड़ा सा चलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का था। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है वहां का जो समाज है, वहां का जो सोशली एक्टिव जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने पार्ट में डिवाइडेड थे भाई? अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में। एक तो मिडिल क्लास के लोग थे, एक तो एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब एरिस्टोक्रेट थे, जो एक तरीके जिनका डोमिनेंट क्लास था। वो क्या था भाई? जिनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, जो बहुत प्रभाव एक तरीके से छोड़कर चल रहे थे। कहां पर? सोसाइटी के ऊपर। वो लोग क्या करते थे अपने, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो अपने ही जो है समाज में एक तरीके से लोगों का मैरिज करवाते थे और दूसरे लोगों को वो अपने समाज में आने नहीं देते थे। ये वैसे हैं जो हाई क्लास पीपल्स है। ठीक है, वो एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। कौन से? एरिस्टोक्रेट। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है? वर्किंग क्लास, एमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन लेबरर्स। मतलब क्या? एक तो वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप कौन भाई? जो गांव से कहाँ गया है भाई? अर्बन एरियाज में गया है और काम धंधा वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो वो एक पीपल्स थे जो कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहां पर? नेशनलिज्म इन यूरोप में। उसके बाद एक देखने को मिलेगा प्रेजेंट्री। मेजोरिटी पॉपुलेशन जो था वो कौन थे भाई? प्राइमरी रूरल वर्कर्स थे। अब देखो, कुछ रूरल वर्कर्स कहाँ चले गए? अर्बन में, जो कि एक तरीके से कमाने के लिए वो किस में आ गए? वर्किंग में। और मिडिल क्लास जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब लिटिल एजुकेटेड थे। लिटिल एजुकेटेड का मतलब कुछ थोड़ा बहुत एजुकेट हो रखे थे वो लोग, और एक तरीके से समाज को चेंज करने के बारे में उन्होंने एक तरीके से जो है वो सोचा था। ठीक है, तो समाज को अगर चेंज करना हो तो उसमें सारी सोशल क्लास की भागीदारी अपने आप में ही बढ़ जाती है। अगर एक दो क्लास जो है वो अपने आप को बहुत बोल रहा है कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं वैसे हूं वैसे हूं, तो वैसे पूरा समाज चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कि एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बीच में किस तरीके से जंग छिड़ी, उसको देखेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर डोमिनेट क्लास ऑफ द ऑन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन थे भाई? एरिस्टोक्रेट थे। उसमें देखा जाए मेंबर ऑफ दिस क्लास शेयर्ड अ कॉमन वे ऑफ द लाइफ कटिंग अक्रॉस द रीजनल डिवीजन। ये लोग क्या करते थे? सबका एक कॉमन एक थिंग था कि वो कॉमन लाइफ जीते थे। क्या जीते थे? कॉमन लाइफ, मतलब एक जैसे जीवन। नहीं होता है कि हाई क्लास पीपल जो है एक साथ ही, उनका एक अपना ग्रुप है, वहां उठना बैठना कर रहे हैं, वहीं पर सारी चीजें जो है वो चल रही है। उनको मिडिल क्लास से, उनको लोअर क्लास से, या फिर उनको वर्किंग क्लास से और ना ही प्रेजेंटेज से कोई लेना देना था। ठीक है, उन लोगों को वो समझते थे कि सिर्फ वो हमारे लिए काम करने के लिए एक काम करने आ रहे हैं और काम करके जा रहे हैं, बस। दे ओन्ड स्टेट्स बोथ इन द कंट्री साइड एंड इन द टाउन। वो लोग या उन लोगों का जो प्रभाव था या जो घर द्वार जो था वो टाउन्स के अंदर भी था और एक तरीके से कंट्री साइड का मतलब विलेज एरिया में भी देखने को मिलता था। किसका भाई? एरिस्टोक्रेट का। उसके बाद फ्रेंच वॉज ऑफन स्पोकन इन द डिप्लोमेसी एंड द हाई सोसाइटी। अब जो एरिस्टोक्रेट जो थे वो ज्यादातर कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। और उनका ये मानना था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से समाज में वही लोग को बोलना चाहिए जो एक तरीके से हाई क्लास के लोग रहे। ठीक है, तो इस तरीके का डोमिनेंस देखने को मिलता है। फैमिली कनेक्शन वे आर ऑफन मेंटेन थ्रू द मैरिज। और फैमिली कनेक्शन अगर बनाना हो तो वो अपने ही लोगों के बीच में, अपने परिवारों की शादी जो है वो एक दूसरे के बीच में करते थे। ठीक है, ऑल्दो द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। पावरफुल तो थे लेकिन बहुत स्मॉल नंबर्स में वो लोग मौजूद थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेट का देखने को मिलता, बहुत मिनिमम नंबर देखने को मिलता। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थे वो कौन थे? पीजेंट्री और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो वर्कर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, वैसे इंडस्ट्रियल वर्कर जो कि खेती बाड़ी छोड़कर टाउन में इंडस्ट्री में काम करने के लिए गए, तो इनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी थी और इन पर एक तरीके से रूल किया जाता था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किनके द्वारा? एरिस्टोक्रेट के द्वारा। अगर देखा जाए वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप का मतलब भाई अगर आप देखो तो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट, तो वेस्टर्न यूरोप जो ब्रिटेन वाले साइड वाले रीजन में, द लैंड वाज मेनली फ्रेम्ड बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स, while in the eastern and the central Europe vast state were worked by the serfs। serfs कौन होते हैं भाई?
सर्ब्स कौन होते थे? जो कि थोड़ा सा अपने आप को अलग मानते थे, किनके द्वारा? एरिस्टोक्रेट से, ठीक है। और वो क्या किसी घरों में जाके काम वगैरह बहुत शानदार तरीके से करके चलते थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड लेड द ग्रोथ ऑफ द टाउन। जैसे जैसे इंडस्ट्री है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे एक तरीके से वहां पर ग्रोथ भी देखने को मिला। कहां पर? टाउन्स के ग्रोथ में। अगर देखा जाए इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस इन द वेस्टर्न यूरोप, और इसकी वजह से जो कॉमर्शियल क्लास थे, जो बिजनेस क्लास लोग थे, वो वेस्टर्न यूरोप एंड द पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में भी बढ़ना शुरू हो गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, मैंने बताया ना, ब्रिटेन वाले साइड में, जो वेस्टर्न साइड में है, और ब्रिटेन वगैरह आयरलैंड वगैरह में जो है इंडस्ट्री वगैरह शुरू हुआ। कहां पर? इन द लेट 18th century but occurred later in the France and part of Germany। सबसे पहले शुरुआत हुआ कहां पर? इंग्लैंड में, उसके बाद कहां आया? फ्रांस में, उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ जर्मनी में देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो कि लगभग समय आपको वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में देखने को मिलता है। ये लोग न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज इंक्लूडिंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास। तो एक नया ग्रुप उभर के आया, जैसे जैसे इंडस्ट्री जब बढ़ा भाई, तो कुछ जो पढ़े लिखे गए थे लोग, उन्होंने थोड़ा सा अच्छा पैसा कमा लिया, तो वो उनका क्लास थोड़ा सा ऊपर हो गया। एक तो जो थे सबसे नीचे वाले लोग, ठीक है, सबसे नीचे वाले कौन? जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, और सबसे ऊपर वाले लोग जो थे वो एक तरीके से एरिस्टोक्रेट थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट एरिस्टोक्रेट एरिस्टोक्रेट, ठीक, CRACT, एरिस्टोक्रेट। और जो बीच में जो वैसे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिख गए ना, वो कहां पर आ गए? मिडिल क्लास के दायरे में आ गए, ठीक है, मिडिल क्लास के दायरे में आ गए, और उनकी समझदारी थोड़ा सा डेवलप हो गई, जिसमें एक समाज को एक नया रूप देखने को मिला। अब देखो, कंप्राइजिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल। मिडिल क्लास में कौन कौन थे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के बाद जिनके पास एक दो फैक्ट्री हो गई भाई, सब जो बिजनेस जो थोड़ा बहुत करने लगे, क्योंकि पढ़ने के बाद बिजनेस वगैरह शुरू कर देते थे वो लोग। कुछ प्रोफेशनल्स जो थे, मतलब जो हाई क्लास सोसाइटी में जॉब वगैरह करते थे, ठीक है, एजुकेट होके, तो एक तरीके से वो लोग एक मिडिल क्लास के रूप में उभर कर आए। अगर देखा जाए, जो सोसाइटी दो पार्ट में बटा हुआ था, अब सोसाइटी में एक नया ग्रुप आ गया जो कि मिडिल क्लास निकल के आया। अब द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप एंड दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर्स अंटिल द लेट 19th century। अगर देखा जाए, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में इनकी जो तादाद थी वो बहुत कम थी, खास करके 19th century तक। बट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी गेन्ड अ पॉपुलैरिटी अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस आफ्टर द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज वेर एबॉलिश्ड। अब यहाँ क्या समझ में? जब एरिस्टोक्रेसी का जो प्रिविलेज था वो जब बहुत ज्यादा हावी होने लगा सोसाइटी में, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई ना, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें भी एक तरीके से फ्रीडम चाहिए, हमें भी अपना एक ओहदा चाहिए जो कि सोसाइटी में हम लेकर रहेंगे। लेकिन बस इनका एक ही खराबी था कि ये लोग वोटिंग राइट भी मांग रहे थे, सब चीज मांग रहे थे, लेकिन ये लोग अब मेंस के लिए मांग रहे थे, जो एजुकेटेड मेल्स हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल्स के लिए, लेकिन फीमेल्स ने बाद में प्रोटेस्ट भी करा था कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। अगर देखा जाए, व्हाट डू मीन भाई, अभी हमने दिखा भाई लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बात किया गया, किसके द्वारा? लिबरल नेशनलिज्म किसके द्वारा बात किया गया भाई? लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म के मिडिल क्लास के थ्रू, है ना, कि हम लोग क्या चाहिए? लिबरल नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक तो भाई फ्रीडम तो होता ही होता है, मतलब एक तो यूनिटी चाहिए, नेशनल यूनिटी, प्रमोट इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड नेशनल कोहेजन, जहां पर पूरे देश को हम लोग साथ में लेकर चला जाए, ठीक है, हम लोगों को अलग ना समझा जाए। उसके बाद लिबरल प्रिंसिपल में फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए हर एक चीज में, गवर्नेंस में खास कर मतलब जहां राज शासन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी सपोर्ट ऑफ फ्री मार्केट एंड ट्रेड विदाउट अ स्टेट रिस्ट्रिक्शन, कि भाई इसमें कोई भी स्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हाई क्लास का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को फ्री ट्रेड करने का मौका दिया जाए। क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट उस वक्त जो थे वो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे? मिडिल क्लास देखने को मिल रहे थे। पॉलिटिकल एडवोकेसी, पॉलिटिकल एडवोकेसी का मतलब क्या हो गया भाई? क्या हुआ इसको? फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, कि भाई एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको सब एक तरीके से मान्यता देके प्राप्त हो, मतलब सब एक तरीके से उसको माने। ऐसा ना हो कि हाई क्लास लोग ना मान रहे हैं और सिर्फ हम ही लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक तरीके से लिबरल जो नेशनलिज्म का तो जो है वो थोड़ा सा
लोगों के बीच में उसकी जो भावनाएं है वो छिड़ी। लिबरल नेशनलिज्म इन अर्ली 19th century यूरोप was closely linked with the liberalism which emphasized freedom and equality। अगर जनरल टर्म्स में देखें तो लिबरलिज्म का मतलब ही होता है कि हमें इक्वल सम्मान या इक्वल जो सपोर्ट है वो मिले, और साथ ही साथ ये समाज में इक्वालिटी मिले, और साथ ही साथ समाज में फ्रीडम मिले। लिबरलिज्म रूटेड इन द लैटिन वर्ड लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री एंड सिंबलाइजेस द लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी अंडर द लॉ। देखो यहाँ पर फ्री का मतलब क्या कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए, पहली बात है कि नहीं, हर एक इंडिविजुअल को क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। और दूसरा बात इक्वालिटी किसके आधार पर, कानून के आधार पर, इक्वालिटी किसके आधार पर, बिफोर लॉ। तो ये दोनों याद रखना जरूरी है कि बिफोर, दो चीजें जो है वो लिबरलिज्म के तहत बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई थी बातें, कि एक हमें इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के अगर नजर में देखा जाए तो सब बराबर होना चाहिए, या हम भी बराबर होने चाहिए, आप भी जितने बराबर हो, ठीक है। पॉलिटिकली लिबरलिज्म एडवोकेटेड द गवर्नेंस बेस्ड ऑन द कंसेंट, मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम ऑटोक्रेसी टू अ क्लरिकल प्रिविलेज टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। अगर देखा जाए अगर लिबरलिज्म को पॉलिटिकल या गवर्नेंस के तौर पर देखा जाए कि शासन किस तरीके से चलाया जाए, तो वहां पर पहले ऑटोक्रेसी था, फिर क्लरिकल जो प्रिविलेज, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शासन को चलाए, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो हम लोग बंदे को चुनकर भेज रहे हैं वही हमारे ऊपर राज करते हुए दिखने चाहिए। तो ये है किसका पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब। कहीं पर आगे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म एडवोकेट्स द गवर्नेंस बेस्ड ऑन द कंसेंट मार्किंग अ शिफ्ट, कि किस तरीके से एक समाज जो होता है वो शिफ्ट होता है, गवर्नेंस, उस समाज में गवर्नेंस या शासन जो होता है किस तरीके से शिफ्ट होता है, पहले एरिस्टोक्रेट, उसके बाद क्लरिकल प्रिविलेज, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उसके बाद पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 19th सेंचुरी लिबरल्स प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों ने बोला, जितने भी लिबरल्स लोग थे उन्होंने बोला कि सरकार जो चलेगी वो हम लोग चलाएंगे इन द सेंस कि हमारे द्वारा जो लोगों को चुनकर भेजा जा रहा है वही लोग हमारे लिए कानून वगैरह बनाएंगे। तो ये होता है लिबरलिज्म, जो कि बहुत शानदार तरीके से बात की गई। हाउएवर बोला गया इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ डिड नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट, लेकिन देखो फ्रीडम तो कुछ हद तक मिला, लेकिन इक्वालिटी जो है वो एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ उन लोगों को कभी भी दिया नहीं गया, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए ये थोड़ा बहुत जो था उसमें कन्वर्ट किया गया यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब हैविंग अ वोटिंग राइट, कि वैसे लोग जिनको वोटिंग देने का अधिकार है, ठीक है। एज सीन इन द अर्ली डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट लाइक अ रेवोल्यूशनरी फ्रांस वेयर द प्रॉपर्टी ओइंग कुड वोट, मतलब पूरा यूनिवर्सल सफरेज हर एक लोगों को नहीं दिया गया, वैसे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी। क्या दिया गया भाई, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को एक तरीके से वोटिंग राइट दिया गया। इसका मतलब क्या, पूरे तरीके से यूनिवर्सल सफरेज को लागू नहीं किया गया। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर देखा जाए जिनके जो वुमेन्स थी उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। थ्रू आउट द 19th century and early 20th century movement emerged advocating a equal political right for the women and non property man। लोगों ने इसका विरोध करा, बहुत जोर से विरोध करा, किसका भाई, कि वोटिंग राइट जो है वो सब लोगों को दिया जाना चाहिए, सिर्फ जिसके पास प्रॉपर्टी है उनके आधार पर वोटिंग ना मिले किन्हीं को। तो किन्होंने प्रोटेस्ट करा भाई, जो वुमेन्स थी और कौन थे, जो नॉन प्रॉपर्टी जो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू करा। क्योंकि मिडिल क्लास लोग ठीक है, उन्होंने बोला भाई जिनके पास प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ये गलत बात है ना, एक समाज को एक तरीके से फिर हिस्सों में बांटने की बात की जा रही थी यहाँ पर। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म सपोर्टेड अ फ्री मार्केट बाय अपोजिंग द स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। और क्या क्या किया गया भाई, यहाँ पर इकोनॉमिक को लिबरल किया गया, मतलब जहां पर बहुत सारे टैक्सेस लिए जा रहे थे, ठीक है, जो स्टेट जो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, यहां मत जाओ, यहां मत ट्रेड करो, उसको क्या कर दिया गया, फ्री मार्केट। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो पहले रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था कि भाई आप यहाँ सामान नहीं भेज सकते हो, यहाँ सामान नहीं भेज सकते हो। अब चूंकि जो मिडिल क्लास लोग थे वो अधिकतर, अभी हमने बताया क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, तो भाई उन लोगों का मांग भी यही था कि एक तरीके से क्या करें,
हमारे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीके से मिला, लेकिन फ्रीडम भी मिला, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट ये लोग सबको देने के लिए रेडी नहीं थे। सिर्फ वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को ये इक्वल राइट दे रहे थे। In the German-speaking region during the early 19th century, the emergence of custom union, the Zollverein, aimed to streamline the trade by abolishing मतलब टैरिफ एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ करेंसी। पहले 28, 29, 30 करेंसी चलते थे और उसको 2 करेंसी तक एक तरीके से ला दिया गया, 2 करेंसी में, ताकि जैसे मान लो कि अगर कहीं एक जगह से यूरोप का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना होता था ना, तो बहुत सारे पर टैक्स देना पड़ता था, तो उन टैक्स को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और एक कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है। कस्टम यूनियन जिसका नाम क्या है, द जोलवरीन, याद रखना, जोलवरीन बनाया गया भाई कस्टम यूनियन, जिनके तहत सारी जो टैक्सेस का सिस्टम था उनको एक तरीके से सिंप्लीफाई किया गया कि भाई अब हर एक जगह टैक्स नहीं देगा, मेन जगह पर टैक्स देगा, और एक सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले 10 जगह टैक्स देना पड़ता था, मान लो यहां से यहां सामान लाना है तो आपको 10 जगह टैक्स, उसको आप 1 या 2 जगह टैक्स में बदल दिया गया। और करेंसी, जो बहुत सारे यूरोप में करेंसी चलते थे उनको अब 2 करेंसी में ला दिया गया, किसके तहत, द कस्टम यूनियन के तहत। कौन सा, द जोलवरीन, याद रखना ये वाला टर्म। द जोलवरीन इनिशिएटेड बाय प्रूसिया, किसके द्वारा लाया गया था ये वाला कॉन्सेप्ट जोलवरीन का, प्रूसिया, एंड ज्वाइंड बाय द अदर जर्मन स्टेट, और अदर जर्मन स्टेट के द्वारा ज्वाइन किया गया था, और जिसके तहत इकोनॉमी का ग्रोथ देखने को मिला, अलाउइंग द फ्री फ्लो गुड्स, पीपल्स एंड कैपिटल रीइंफोर्समेंट बाय द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क। साथ में मिलकर रेलवे को डेवलप किया इन्होंने। वे कोई भी ज्यादा टैक्स नहीं लेगा, जो टैक्स फिक्स होगा जोलवरीन के तहत वही जो टैक्स है एक तरीके से आप लोगों को मिलेगा। और सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रूसिया के द्वारा, ठीक है, याद रखना। और अदर जर्मन स्टेट बाद में इन्होंने ज्वाइन करा था। अब ये होने के बाद ना, दिस इकोनॉमिक नेशनलिज्म फर्दर बॉल्स्टर ब्रॉडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड नेशनल यूनिटी। और इसकी वजह से क्या हुआ, एकता का भाव निकल के आया, है कि नहीं, एकता का भाव निकल के आया, जो लिबरलिज्म का अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ में। तो अगर देखो सिर्फ एक ही चीज गलत हुआ यहाँ पर, खास करके देखा जाए तो सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ नहीं दिया गया, उसके अलावा लगभग सारी चीजें जोलवरीन ला दिया गया कस्टम यूनियन के तहत, कि भाई आप लोगों को अब बहुत ज्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। करेंसी का एक्सचेंज, आप हर बार करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हो, उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, उनको खत्म कर दिया गया, और फ्री मार्केट कर दिया गया कि आप कहीं भी जाके कहीं भी सामान को बेच सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाए अगर देखा जाए तो द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, मैंने बताया था भाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आए थे, फिर उसके बाद 1815 तक एक तरीके से नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई के बाद उन लोग हार गए और वो वहां से चला गया। अब यहाँ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, एक नए कंजर्वेटिज्म जो फिर से पनपने लगा था। कंजर्वेटिज्म का मतलब जो नहीं चाह रहे कि सोसाइटी में फ्रीडम मिले। अब चूंकि उतना फ्रीडम मिल चुका था, देखो इकोनॉमिक फ्रीडम मिला जोलवरीन आने के बाद, उसके बाद आपको वहां पर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फ्रीडम मिला भाई, उसके बाद इक्वल जो राय, मतलब एक बोला जाए इक्वल क्या दिया गया भाई, फ्रीडम, और साथ ही साथ क्या दिया गया, बोलो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन हाँ, लेकिन दिया तो गया ना। लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि अब जो है फिर से कंजर्वेटिज्म की तरफ जो है पूरा यूरोप चले। कुछ जो देश थे, अभी कौन कौन देश थे वो हम लोग देखेंगे। आफ्टर नेपोलियन 1815 डिफीट, ठीक है, यूरोपियन गवर्नमेंट लीन टुवर्ड्स अ कंजर्वेटिज्म, किधर की तरफ बढ़ने लगे वो, जैसा पहले था राजा महाराजाओं की, भाई कंजर्व करके रखें, हाँ, कि हम लोगों को ज्यादा छूट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कंजर्व करके चलें। तो जैसे ही नेपोलियन का डिफीट हुआ, उसके बाद जितने भी यूरोपियन गवर्नमेंट थे वो एक तरीके से किसके तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, उन लोगों का कंजर्वेटिज्म, ठीक है। एमिंग टू अपहोल्ड अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक अ मोनार्की एंड द चर्च, सोशल हियरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, देख रहे हो वो क्या चाह रहे थे कि भाई मोनार्की फिर से आना चाहिए, ठीक है, चर्च वगैरह उसी का पूरा जो दबदबा है वो होना चाहिए, चर्च के साथ सोशल हियरार्की होना चाहिए, जो राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा करके होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी बहुत सीमित लोगों के पास होना चाहिए, और फैमिली का डोमिनेंस ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब जो चीजें हुई मिडिल क्लास आने के बाद वो फिर से एक तरीके से रिस्टोर करने की बात की जा रही थी नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो मतलब कंजर्व मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी
बस अपने आप को देखो, दूसरा भाड़ में जाए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स रिकॉग्नाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड बेनिफिट अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मेकिंग द स्टेट पावर मोर रोबस्ट through the advancement like a modern army, efficient bureaucracy, a dynamic economy and the end of feudalism। कि भाई feudalism खत्म करो, हम लोग कुछ अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और चीजों को लेकर चलेंगे। द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815 इन्वॉल्विंग एक कन्वेंशन साइन हुआ था, कांग्रेस ऑफ वियना इन, हाँ एक ट्रीटी, मतलब कन्वेंशन एक ट्रीटी है जो कि कब साइन हुआ था 1815 में, जिसको क्या बोला गया था, कांग्रेस ऑफ वियना। इन्वॉल्विंग द पावर, कौन कौन से थे यहाँ पर भाई, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सारे लोगों के बीच में क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ, द कांग्रेस ऑफ वियना। अब यहाँ पर देखने वाला, सो टू रिवर्स मेनी चेंजेस ब्रॉट बाय द नेपोलियन, कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी चेंजेस लाए गए थे वो हटा दो भाई और उसको रीस्टोर कर दो, किसको, बॉर्बन डायनेस्टी इन द फ्रांस एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट कंटेनिंग अ फ्रेंच एक्सपेंशन, कि बॉर्बन डायनेस्टी फिर से आनी चाहिए, डायनेस्टी का रूल अभी बताएं, जहां पर फैमिली इस तरीके से चलता रहे, डायनेस्टियल रूल, मोनार्कियल रूल, मोनार्की की रूल जो है वो फिर से आनी चाहिए, मतलब वही पावर फिर से रिस्टोर करने के बारे में कौन से लोगों ने सोचा, ब्रिटेन ने सोचा, रशिया ने सोचा, प्रूशिया ने सोचा, ऑस्ट्रिया ने सोचा, किस ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ वियना। इसका मतलब क्या है? कौन, बॉर्बन डायनेस्टी, कि जिस तरीके की डायनेस्टी पहले हुआ करते थे वो डायनेस्टी को फिर से हम लोग, हाँ जो हम लोग लाएंगे ताकि वो राजा महाराजा का रूल फिर से आ पाए, समझ में आ गया। प्रूशियन ऑस्ट्रिया गेन्ड टेरिटरीज, और सारे लोगों ने अपनी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के बारे में सोचने लगे कि हम अपनी जो टेरिटरी है वो बढ़ाएं। वाइल रशिया एंड प्रूशिया एक्वायर्ड अ पार्ट ऑफ पोलैंड एंड सैक्सोनी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अगर देखा जाए तो रशिया ने पोलैंड के कुछ पार्ट को कब्जा कर लिया और एक तरीके से प्रूशिया ने सैक्सोनी के कुछ पार्ट को कब्जा कर लिया, मतलब आसपास में जितने भी हैं भाई कब्जा करके चलते चलो, अपने एरिया को बढ़ाते जाओ, विद द प्राइमरी गोल ऑफ reinstating overthrown monarchies and establish a conservative European order, कि जितने भी वहां पर मोनार्कीज थे उनको हटा दो भाई, अपने हिसाब से वहां कंजर्वेटिज्म को फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसके अंदर बॉर्बन डायनेस्टी के अंदर सारे लोगों को लाने की बात की जा रही थी। पोस्ट 1815 कंजर्वेटिव रिगाइम्स वेयर ऑटोक्रेटिक, देख रहे हो 1815 के बाद जब एक तरीके से कंजर्वेटिव जो शासन है वो आया, रिगाइम का मतलब क्या, शासन। कंजर्वेटिव में कौन कौन थे, यही सब चारों देश थे, 1 2 3 4। इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, ऑटोक्रेटिक, बस मोनार्की शब्द हटके अब ऑटोक्रेटिक, मतलब एक ही से रूल चलाएंगे हम लोग, एक ही बंदा होगा वो एक कंट्री पर रूल चलाएगा। डिसेंट एंड इंस्टीट्यूटिंग अ सेंसरशिप ऑन अ oil challenge in the autocratic rule despite the liberal ideas from the French Revolution persisting and inspiring the movement like advocating the press freedom। उन लोगों का काम क्या था भाई, प्रेस फ्रीडम जो मिला हुआ था, कहां पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत जो उनको एक तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी, किनके द्वारा, ये सब कंजर्वेटिज्म लोगों के द्वारा। अब उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी निकल के आए, हमने बताया ना कि हमने 1848 वाली पेंटिंग देखी, हमने देखी कि नहीं देखी, तो 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया वो एक तरीके से परेशान करने लगा पूरे यूरोप को, तो फिर से वहां पर एक अलग तरीके की जंग आपस में छिड़ गई उस देश के अंदर, ठीक है, जो कि हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे। अब देखो द रेवोल्यूशनरी, कुछ रेवोल्यूशनरीज जो है वो एक तरीके से निकल के आए। इन 1815 द सीक्रेट सोसाइटी वेयर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज जो है फॉर्म होना शुरू हो गए, जिन्होंने एक तरीके से मोनार्की और जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे थे उनको अपोज करने के लिए, कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, फ्रीडम चाहिए भैया, क्यों फिर से वो वही काम कर रहे हो, फिर से वही चीजें हम जा रहे हैं, जबकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो चीज को हटा दिया था, उसके बावजूद भी एक तरीके से फिर से वही ला रहे हो, ठीक है। एंड ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, और उस सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उनको ट्रेड किया जाता था ताकि वो अलग अलग जाकर वो अपने आइडियाज को बताएं, ठीक है, कि भाई हमें किस तरीके से एकजुट होकर इस देश को फिर से लेके चलना है आगे। रेवोल्यूशनरी अपोज्ड मोनार्किकल फॉर्म्स एंड फाइट लिबर्टी एंड फ्रीडम, फिर से वही लड़ाई लड़ने लगे ये लोग, किसको भाई, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, ठीक है, लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए फिर से वो लोग कौन से लोग जो थे वो लड़ना शुरू हो गए भाई 1815 के बाद, सीक्रेट सोसाइटीज जो कि एक रिवॉल्यूशनरीज माने गए थे वहां पर, ठीक है, किसके खिलाफ, मोनार्कियल रूल के खिलाफ। क्लियर हो गया। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज वर सॉ इन द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, वो फिर से अपने
जो पूरे देश को एक नेशन स्टेट है, मैंने बताया था नेशन स्टेट का मतलब जहां पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जहां पर फ्रीडम हो, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पार्लियामेंट हो, और वहां से चीजें बहुत शानदार तरीके से चल रही हो। तो फिर से रिवॉल्यूशनरी लोग क्या चाह रहे थे कि हमारा जो नेशन है वो एक नेशन स्टेट बने, ठीक है, एज नेसेसरी अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, जो कि एक तरीके से फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। द इटालियन रिवॉल्यूशनरी, यहाँ याद रखना एक रिवॉल्यूशनरी का नाम, ठीक है, इटालियन जो रिवॉल्यूशनरी गसिपी मजीनी, जो बोर्न इन जिनोवा, ठीक है, इन 1807, फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, ठीक है, फर्स्ट जो था यंग इटली इन मार्सिलेस, और अभी दूसरा बताओ, अभी दूसरा बताऊंगा। फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी खोला गया था इनके द्वारा यंग इटली के द्वारा, कहां पर, मार्सिलिस में, याद रखना किसके द्वारा खोला गया था, गसिपी मजीनी, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट। 1807 जन्म लेने के बाद, हाँ 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 जी, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया, जो बॉर्न हुआ था 1807 में, ठीक है, अनफाउंडेड टू मोर, हाँ, अंडरग्राउंड सोसाइटी, तो इतना उनके अंदर एक तरीके से काबिलियत था जो कि एक तरीके से बाद में चलकर, दूसरा क्या नाम था, दो सोसाइटी, एक तो यंग इटली जो कि मर्सिलीज में, और दूसरा यंग यूरोप इन बर्ड, तो दोनों का नाम याद रखना है, जो कि गसिपी मजीनी के द्वारा अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया गया था, ठीक है, whose members were like-minded young men from the Poland, France, Italy and German state, कि जर्मन स्टेट, इटली, फ्रांस और पोलैंड में इस सोसाइटी को फैला दिया गया, और जो उनके सोच रखने वाले लोग थे उनको साथ में लाया गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फॉलोइंग दिस मॉडल ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जर्मनी में भी सीक्रेट सोसाइटीज खोले गए जो कि नेशन स्टेट की मांग कर रहे हैं, जो रिवोल्यूशनरीज, जो मोनार्की सिस्टम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, फ्रांस में भी खोला गया, स्विट्जरलैंड में भी और पोलैंड में भी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, मजीनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू द मोनार्की एंड हिज विजन टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, देख रहे हो, जो कंजर्वेटिव्स को फॉलो करने वाले थे, कौन, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, उन लोगों को अब डर लगने लगा, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, उन लोगों को डर लगने लगा, किससे, गसिपी मजीनी के इन सीक्रेट सोसाइटी की वजह से, क्या ये लोग ना हो कि हमारे तख्ता पलट कर दें, ठीक है। तो वहां पर एक नाम था मेटरनिक, जो कि कल आपको बताऊंगा उसमें डिटेल में। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम, मेटरनिक जो थे उन्होंने डिस्क्राइब करा था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल, और मेटरनिक जो थे वो एक कंजर्वेटिज्म थे, जिनका ये मानना था कि गसिपी मजीनी जो है एक सोशल ऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से गसिपी मजीनी क्या था, डेमोक्रेटिक नेशन, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेशन लाना चाह रहा था, लेकिन जो उसके कंजर्वेटिव्स हैं उनसे किस तरीके से वो लड़ा, उसको हम लोग कहां पर देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।